सर अगर आप YouTube से जो है पोस्ट मेरी तरफ ना करें, क्योंकि मेरा जो है टैब पे जो है YouTube नहीं चल रहा है। अच्छा, तो आप डायरेक्ट ही मुझे सेंड कर डायरेक्ट YouTube से आप। अच्छा, यस व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं? यस सर। अच्छा चलें, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसका ये भी होता है कि जब आप यूट्यूब का मसला है ना, तो व्हाट्सएप पे जो आपके पास आई होती है ना, लिंक आया होता है, उसको नीचे लिंक पे क्लिक ना करें, बल्कि ऊपर जो थंबनेल आया हुआ ना, उसके ऊपर अगर क्लिक कर दें तो वो व्हाट्सएप के अंदर चलती है, फिर वो यूट्यूब में नहीं चलती। ओके सर, अभी मैं उसको ट्राई करता हूँ। हाँ, उसको ट्राई करके देखना, अगर तो उसमें चल जाती है तो फिर इजी रहेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, तो लंबी वीडियो फिर व्हाट्सएप के ऊपर मुश्किल हो जाती है, उसको कंप्रेस ओके करके सर। कोशिश की जाती है। तो अगर ज़्यादा लंबी हो जाए, जैसे आप घंटा घंटा हम जैसा डिस्कस करेंगे ना, तो ये वीडियो तो व्हाट्सएप पे जाएगी ही नहीं। यूट्यूब पे जितनी मर्जी वीडियो पर चली जाती है, तो आप यस ट्राई। सर, चल चल हाँ, उसको चल रही। चल जाती है। यस सर, अभी चला के देखिए, चल रही। हाँ, तो बस ठीक है, उसको लिंक को ना यूज करें, लिंक को करो, तो फिर उसने जाना होता है उसमें यूट्यूब में, ऊपर से कर लें। चलो ठीक है, बेहतर हो गया। अच्छा बेटे, सेंटेंस जो है, इंग्लिश सेंटेंस जो है, उसके मैंने 3 पार्ट्स आपको बताया। सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं प्लस के साइन के साथ लिख रहा हूँ, ये इसकी तरतीब होती है। ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद ये इसकी सीक्वेंस है, तरतीब है। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके मसलन बारे में बात। बेटे, वो ऑब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में बात हो ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बात करने वाला होता है या काम करने वाला होता है, और वर्ब जो है, ये काम का करना या होना जो है, उसको होना। कहते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम वाक़े हो या जिसके बारे में बात हो। मसलन मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ सिंपल सा, कि ही राइट्स अ लेटर। एक मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा है कि वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अब ये जो ही राइट्स अ लेटर है, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। इसको मैं सेम कलर के साथ शो कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। ही और इधर सब्जेक्ट, इनका दोनों का हम कलर जो है वो रेड कर देते हैं। उसके बाद रेड, ये वर्ब है, वर्ड। इसका कलर हम जो है वो ग्रीन कर देते हैं। चले, और जो इवन के आ उसके साथ ही शामिल हो जाएगा, आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। इसका हम कोई और कलर कर दें, चले ब्लू कलर कर देते हैं। अच्छा, ये चीजें आप देखें, सेम कलर जो है मैंने किया ऊपर नीचे। सब्जेक्ट अगर इसमें देखना है सेंटेंस में, तो वो ही है। वर्ब जो है वो राइट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आ लेटर है। यस। तो सेंटेंस के, इंग्लिश सेंटेंस के 3 पार्ट्स, और फिर उनकी सीक्वेंस है। सीक्वेंस भी बेटे याद रखनी है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जबकि अगर हम उर्दू का सेंटेंस लिखते हैं, तो उसकी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बेटे आलिया आपके पास ही बैठी है? यस सर। हाँ बस ठीक है, आप दोनों इंग्लिश जब का जब हो रहा ना लेसन, तो इकट्ठे बैठा करें। ये इंग्लिश सेंटेंस की सीक्वेंस थी। उर्दू सेंटेंस की सीक्वेंस इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसे देखें ना, ही राइट्स अ लेटर जो है, इसी को जब मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ, तो क्या ट्रांसलेशन बनती है? वो खत लिखता है। तो इसमें देखें, वो
उसके वो तो हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बोले, खत, लेटर, यानी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और लिखता है एंड पे आया, वो वर्ब है। तो उर्दू के सेंटेंस में जो सीक्वेंस आई है वो क्या आई है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। हाँ जी, इन उर्दू। ये भी मैं उसी तरतीब से लिखता हूँ जो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ होता है, क्योंकि उर्दू को हमने राइट से लेफ्ट लिखना होता है। तो वर्ब, उसके बाद जो है इसमें आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये तरतीब है यस सर। कि वर्ब है, उसके बाद हाँ जी वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आता है। ये इसकी तरतीब आती है। थोड़ा सा सेटिंग को चेंज करो, सीधा आता जाएगा। तो एक तो सीक्वेंस का फर्क हो गया, उसके बाद आपको इन तीनों चीजों का पता चल गया कि सब्जेक्ट जो है ये काम करने वाले को कहते हैं। मसलन वो खत लिखता है तो इसमें वो जो है वो काम करने वाला था, तो वो सब्जेक्ट है। अब जो काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यस। लेटर लिख रहा था तो लेटर जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और उसको लिखना, पढ़ना, खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सारा के ये वर्ब होता है। यानी इसके एंड पे देखो क्या आ रहा है, ना आ रहा है। पढ़ना, खाना, लिखना, खेलना, तो ना ये उसकी पहचान है, उर्दू के अंदर ये उसकी पहचान है। तो जब भी आपने किसी भी उर्दू सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आप उसको सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि वर्ब कौन सा आ रहा है उसको करेंगे, और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। नेट का इशू थोड़ा सा बन रहा है, शायद आवाज में डिस्टरबेंस आई। आवाज में आया तो आई प्रॉब्लम। यस सर। हाँ यार सर हाँ पहले आई थी। हाँ, शो हो रहा था। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक चीज के ही राइट्स अ लेटर, अगर हो कि मैं खत लिखता हूं, तो आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? उर्दू में सर। इंग्लिश में, उर्दू तो मैंने बोला है ना, मैं खत लिखता हूँ, इंग्लिश में क्या करेंगे? आई एम नो, आई एम राइटिंग द लेटर। आलिया बेटे आप बताएं। आई, अली कह रहा है कि लिखें आई राइट अ लेटर। लिखो। अली कह रहा है कि ये आंसर है, मुझे बता रहा है। आई राइट अ लेटर। अच्छा ये बेटे ये इसका इसी ट्रांसलेशन होगी, आई राइट अ लेटर, कि मैं खत लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। अच्छा यहाँ पे आपने एक फर्क देखा है कि ही के बाद राइट्स आ गया था, जबकि आई के बाद देखें कि राइट लिखा गया है, राइट्स नहीं लिखा। अब इसका फर्क क्या है? ये एस, वर्ब के साथ एस कब आएगा और कब नहीं आएगा? तो बेटे थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर आपने वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ये वर्ब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा कि आप एस को ऐड करते हैं या ई एस को ऐड करते हैं। वैसे देखें ना, पहले ही उसमें ई आया हुआ एंड पे, तो सिर्फ एस को आप ऐड करेंगे। अब मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर बताता हूँ कि वो क्या होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर,
पर्सन बेटे होते हैं 3 किस्म के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये पहले आप पर्सन को देख लें। फर्स्ट पर्सन, उसके नीचे है सेकंड पर्सन, और फिर आता है थर्ड पर्सन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो बात करने वाला होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। बात करने यस सर। वाला, बात करने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है। मैं जिससे बात कर रहा हूं, वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप सेकंड पर्सन है। ठीक है, जिससे यस। बात की जा रही होती है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जा रही हो वो थर्ड पर्सन होता है। अब तीनों का पता चल गया आपको? यस सर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? सर जो बोल रहा होता है, बिल्कुल जिसके बारे ठीक। में ना ना ना, के जो साथ। बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है, जो ठीक। बात कर रहा है वो फर्स्ट यस। पर्सन है। और सेकंड पर्सन क्या होता है? जिससे बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक, जिससे बात की जा रही है, जो सामने बैठा है, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। हाँ, जिसके बारे में बात कर रहे हूँ वो थर्ड पर्सन है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट पर्सन आई और वही, आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। देखो, मैं या तो मैं एक होऊंगा, या हम ज्यादा बैठे हैं इकट्ठे मिलकर बात कर रहे हो तो मैं कहूंगा हम। ठीक है, मैंने अकेले ने कोई यस। बात की तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुने। ठीक है, यूं कहूंगा। और अगर ज्यादा लोग अब मिलकर बात करें, मेरे साथ कोई एक और भी बैठे हो, बेशक एक और हो, तो फिर मैं आई नहीं कहूंगा, फिर मैं कहूंगा वी आर टॉकिंग टू यू, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने ये हम्म। कहा है। तो फर्स्ट पर्सन इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, या आई होगा या वी होगा। भी ये हो। दो फर्स्ट पर्सन है। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? जो बात कर रहा होता है जिसके साथ। जिससे बात हो रही, तो बेटे वो क्या होता है? यू। ठीक है, यू। जैसे हम बात कर रहे होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? बस आप ही कहेंगे ना, यस। यू। तो तू, तुम या आप, ये बस ऐसे ही एक ही वर्ड हो सकता है, ये इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है। यस सर। आपका वर्ड ऐसा है जो एक के लिए भी यूज हो जाता है, ज्यादा के लिए भी यूज हो जाता है। हम्म। तो यू एक ऐसा पर्सन है जो सेकंड पर्सन है। अच्छा, अब आ गया थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन मैंने कहा था कि जिसके बारे में बात हो रही हो। वो। अब वो, हाँ वो, ठीक है, तो उसके साथ ही यूज हो सकता है, ई। या वो अगर फीमेल है तो फिर शी यूज हो दे। सकता है। और अगर कोई बेजान चीज है, ठीक है, किसी, इट। हाँ, फिर इट का यूज हो जाएगा। और अगर ज्यादा लोग हैं वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो फिर, देम। देम। नहीं देम नहीं, दे। दे। हाँ, ओके। फिर दे होगा। वो उनकी आगे स्ट्रेट्स हैं, वो बाकी जो है ना वो इनकी स्ट्रेट्स आती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने ओके। सिर्फ पर्सन देखे हैं, 3 किस्म के पर्सन हमने देखे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीनों में फर्क आपको वाज़ेह हो गया। उसके बाद हमने इनकी एग्जांपल्स को देखा है। अब हमने देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। ये देखो ना, ये सारे थर्ड पर्सन है, थर्ड यस सर। पर्सन ये सारे हैं। तो सिंगुलर क्या हम्म। होता है? एक, ओनली वन।
सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है? सिर्फ एक। अच्छा अच्छा, थर्ड पर्सन, ठीक है, ये हो गए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अब मैं लिखता हूं, वो क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। हाँ जी बेटे, इसकी एग्जांपल्स बताएं आप। ये जो मैंने लिखे हैं इनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, यानी थर्ड he पर्सन she भी हो तो और सिंगुलर भी हो, दोनों इकट्ठी बातें हो, थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर भी हो। अच्छा, ही शी और इट, ये तीनों थर्ड पर्सन भी हैं और सिंगुलर भी हैं। क्या इसके अलावा भी कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो सिंगुलर हो? सर मैं बताऊं? हाँ आप बताएं। हम्म, he she it, हम्म, आलिया बताएंगे। यस सर। बढ़िया, आप बताएं को थर्ड पर्सन सिंगुलर इसके अलावा क्या होगा? ही शी इट और इसके अलावा कोई? him his him his बेटे वो तो इनके स्टेट्स आ जाएंगी ना आगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाए, सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाए, वो इन्हीं के स्टेट्स हैं। लेकिन इसके अलावा देखो ना, मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। तो थर्ड पर्सन को हम कैसे बोलते हैं, यानी उसको हम कैसे अपनी बातचीत में इन्वॉल्व करते हैं? हम देखो ना, या तो उसके लिए वो का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है, या उसकी बात, उसका लफ्ज यूज करते हैं, उसने ये कहा, वो ऐसा है, या फिर इसके अलावा हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उसको देखो ना, या तो कहेंगे वो वो स्कूल जाता है, या वो ऐसे करता है, या हम कहेंगे उसने ये कहा, उसने ये किया। तो यस इसके इसके अलावा हम उसको कैसे इन्वॉल्व करते हैं अपनी गुफ्तगू में? बेटे हम उसका नाम नहीं ले सकते? यस सर। हाँ, तो नाम यूज करेंगे ना, सिंगुलर नाउन। इसको मैं लिखूंगा सिंगुलर नाउन। वैसे देखो ना, उसका नाम असलम है फाजिल, पर हम कहेंगे असलम ऐसा है, असलम ने ये किया। अब वो असलम या जो भी बंदा है वो वहां मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसका नाम बोल रहे हैं। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जो यूज किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। यस सिंगुलर नाउन या सिंगल नाउन इसको कह दें। इसको मैं जस्ट सिंगल ही लिख रहा हूं, यहां से वाजे हो जाएगा कि एक नाम किसी एक बंदे का नाम हो। ठीक है, सिंगुलर नाउन क्या होगा? एक बंदे का नाम हो, एक चीज का नाम हो, किसी एक जगह का नाम हो जाए, तो ये सारा क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। हाँ जी, वाजे हो गया अब? तो बेटा यस जब सर। भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन थर्ड पर्सन सिंगुलर में से कोई भी एक जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो हम वर्ब के साथ SEIS का इजाफा कर लेंगे। तो अब ही राइट्स अ लेटर तभी बना क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, और आई के साथ आया आई राइट अ लेटर। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट यस सर। पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, तो बाकी सबके साथ जो है एस का इजाफा नहीं करना, SEIS का। इवन के थर्ड पर्सन जब प्लूरल आ जाएगा, ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात थी कि वर्ब के साथ जो है आपने क्या किया? वर्ब प्लस आपने एस या फिर क्या करना है? ES का इजाफा करना है। एस या ES का इजाफा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाएगा तो फिर भी कोई इजाफा नहीं करना। चलिए अब मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा। वो क्रिकेट खेलता है, कैसे he ट्रांसलेट plays कर?
ही प्लेज क्रिकेट, बिल्कुल ठीक। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा आलिया बेटे आप बताएंगे। वो क्रिकेट खेलते हैं। They play cricket. हाँ, दे प्ले क्रिकेट। अब इजाफा देखें नहीं हुआ यहाँ पे, वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं हुआ। हालांकि दे थर्ड पर्सन था लेकिन प्लूरल था। इजाफा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना है। यस सर। अच्छा अब और सेंटेंस होगा। जुल्करनैन, असलम स्कूल जाता है। असलम इज गोइंग टू स्कूल। बेटे मैंने इज या गोइंग जैसा तो कुछ नहीं आपको समझाया अभी। देखो मैंने आपको बताया, आली बेटे आप बताएं। असलम स्कूल जाता है। Aslam goes to school. यस असलम गोज टू स्कूल। जुल्करनैन बेटे देखो मैंने आपको समझाया है, ये थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट दूसरा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। ये इस वक्त जो बातें हमारी हो रही हैं ये सारी, ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की हो रही हैं। जो वर्ब के हमने 3 पार्ट्स लिखे थे उनमें जो आगे एग्जांपल ये शुरू की है ये है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? आपने कुछ सेंटेंसेस देखें कि वो खत लिखता है, मैं खत लिखता हूँ, असलम खत लिखता है, वो क्रिकेट खेलता है या वो क्रिकेट खेलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसकी पहचान क्या होगी? अगर उर्दू में कोई सेंटेंस लिखा है आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? उसके आगे एस लगा होगा। बेटे उसके आगे उर्दू में उसके आगे आ रहा है ता है, ती है, ते ते। हैं। ठीक है, ता हूं, ये आ रहा है ना एंड पे। हम्म। तो उर्दू के जिस एस। सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है वगैरह आ रहा हो तो ये पहचान होगी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। उर्दू में फिक्रा कहते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अब हमें जब उसकी पहचान हो जाएगी तो हमने उसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम उसका जो सब्जेक्ट होगा उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसमें वर्ब क्या है। मसलन अगर लिखना वर्ब है तो राइट उसकी इंग्लिश है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने राइट्स लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या था, तो वो लेटर था, तो हमने आगे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर देना है और आगे फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह देखें अगर ये बाकी सेंटेंसेस को देखें तो वो क्रिकेट खेलता है, अब ता है एंड पे है तो पहचान होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने वो को ट्रांसलेट किया है। उसके बाद हमने देखा वर्ब क्या था, खेलना, तो खेलना जो उसको इंग्लिश में प्ले कहते हैं, तो हमने प्ले यूज किया। अब चूंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो प्ले के साथ हमने एस को ऐड किया तो प्लेज बन गया। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या था, यानी ऑब्जेक्ट में हमने वो काम देखना है कि काम करने वाला क्या काम कर रहा है, तो वो क्रिकेट खेल रहा था, तो ऑब्जेक्ट जो है हमने क्रिकेट ऐड कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट आपने सोच कर बताना है आंसर। वो अ, वो सुबह सवेरे उठता है। उठना की होती है गेट अप,
और सुबह सवेरे होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। He gets up early in the morning. बिल्कुल ठीक, he gets up early in the morning। असलम सुबह सवेरे उठता है। हाँ बेटे Aslam बोलो। gets up early in the morning. हाँ बिल्कुल, असलम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, अगर हो कि लड़के सुबह सवेरे उठते हैं। Boys get up early ठीक in है, the morning. हाँ बिल्कुल ठीक, बॉयज गेट अप, अब इसका इजाफा नहीं हुआ, बॉयज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लड़के शोर मचाते हैं। Boys are making noise. बेटे फिर आपने आईएनजी यूज कर लिया, ना तो इसमें Oh, इज एम आर आएगा ना आईएनजी का यूज आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ज़हन में okay रखें। sir. फिर हाँ, आज सिर्फ इसी की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि ये आईएनजी आपका खत्म हो जाए इस टेंस के अंदर से। तो हाँ जी, तो क्या होगा उसकी ट्रांसलेशन फिर क्या होगी? सर एक दफा फिर बताएंगे क्या था? लड़के शोर मचाते हैं। Boys make. आलिया बेटे बताएंगे Boys आप। make noise. बॉयज Make noise. मेक Are making. फिर हार मेकिंग। Oh, हाँ दोबारा बताएं। द बॉयज, ठीक है, is पहले सही बता रहे थे आप। the boys make noise. हाँ बिल्कुल ठीक, बॉयज मेक अ नॉइस, बॉयज मेक अ नॉइस, लड़के शोर मचाते हैं। अच्छा आलिया आपका सेंटेंस है, लड़के खाना खाते हैं। Boys eat food. ठीक हो गया, ईट फूड कर सकते हैं या टेक मील कर सकते हैं, अगर टेक यूज करेंगे फिर मील, और अगर ईट है तो फूड। बॉयज ईट फूड या बॉयज टेक मील, दोनों ठीक है। अच्छा, अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स पूछ लूं, बेहतर है। जुल्करनैन आपने बताना है, लड़के गाना गाते हैं। Boys sing songs. बॉयज सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि सेंटेंस है गाना गाते हैं, यानी एक ही गाने की बात हो रही है, तो बॉयज सिंग अ सॉन्ग, लड़के गाना गाते हैं। लड़कियां कुरान पाक पढ़ती हैं। आलिया। Girls यस, read Quran. रिसाइट का वर्ड बेटा यूज करेंगे कुरान पाक पढ़ने के लिए, तलावत के लिए, रिसाइट। तो सर वो उसमें नहीं, मतलब आप उस तरह नहीं बोल रहे कि देख कर पढ़ते हैं, रिसाइट तो मतलब समझो उस तरह नहीं, होता है ना। कुरान पाक के पढ़ने की जब भी बात हो ना तो उसके लिए रिसाइट का ही वर्ड होगा, बेशक देख के पढ़ रहे हैं या जुबानी पढ़ रहे हैं। ओके सर। तो गर्ल्स, आगे क्या होगा? गर्ल्स रिसाइट होली कुरान। रिसाइट द होली कुरान, गर्ल्स रिसाइट द होली कुरान, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज करना है, बस इतना ही काम होगा आज का। मैं सीक्वेंस बता देता हूं। फॉर नेगेटिव sentences,
तरतीब जो होगी, पहले आपने सब्जेक्ट, जैसा पहले लिखा हुआ है, मैं उसी को ही नीचे ले रहा हूं। ये जो मैंने सीक्वेंस यहाँ लिखी हुई है, ये वाली, इसी को ही मैं नीचे ले रहा हूँ। और उसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कि चेंज क्या आएगी। देखें, ये सीक्वेंस थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। अब हमने चेंज ये करनी है सर कि आपकी वॉइस वॉइस, फिर ये आपके नेट का इशू हो सकता है उधर इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मेरा नेट सही था। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ये मैं पूरा ही लिख देता हूं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये यूज करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जो है, बल्कि यहाँ तो आपको इस कंफ्यूजन से भी बचाता हूँ, यहाँ सिर्फ आपने या लगाना है डू नॉट, या फिर आपने लगाना है डज नॉट। बस इतना याद रखें। जब आपने नेगेटिव बनाना, एंड पे फुल स्टॉप लाजमी होना चाहिए, ये भी पार्ट है सेंटेंस का। सब्जेक्ट के बाद या तो आप डू नॉट लगाएंगे या फिर डज नॉट लगाएंगे। और यहाँ वर्ब जो है, इसके साथ अगर आपने SEIS का इजाफा किया हो तो वो खत्म कर देना है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ कोई एडिशन नहीं करनी SEIS की। तो अब डू नॉट किसके साथ लगेगा और डज नॉट किसके साथ लगेगा? बेटे, जो डज नॉट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। डज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। बाकी जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें सब्जेक्ट कोई भी आएगा, बाकी हर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट यूज होगा। डज नॉट किसके साथ यूज करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। बड़े आवाज आ रही है? हेलो। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, आप ठीक आ रही है? अभी भी नहीं सही आ रही? हेलो। हाँ बेटे, आवाज ठीक हुई है? सही नहीं आ रही है। अच्छा, अभी नहीं आ रही। ये जब लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं को सर। देखें, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे तो पता चलेगा ये मेरी आवाज खराब हो रही थी या आपको महसूस हो रही थी। तो ये नेट जो है ना, जिस साइड का नेट जो है वो डिस्टर्ब होगा, उधर की आवाज जो है वो डिस्टर्ब होती है। उधर सुनाई भी सही नहीं देती और उधर बोलने वाले की भी सही नहीं होती। अच्छा बेटे, डू नॉट और डज नॉट, मैंने आपको बताया कि डज नॉट आपने लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। है बेटे, अब आवाज आ रही है? हेलो। सर अभी भी आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? सर मैं दूसरे नेट से कनेक्ट। हाँ, चले ऐसे कर लें। 2 मिनट दे, मैं दूसरे नेट से हाँ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हो जाए कनेक्ट। हाँ जी बेटे, मैं आपको ये बता रहा था कि ये डज नॉट जो है ये किसके साथ लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर डज नॉट लगेगा, और अगर सब्जेक्ट आपका कोई भी और होता है तो फिर डू नॉट लगेगा। हाँ जी, डज नॉट कब लगेगा? सर एक दफा फिर रिपीट करेंगे?
हाँ जी बेटे, डज नॉट जो है ना यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आपने तब लगाना है जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी इन में से कोई एक हो। तो तब डज नॉट ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो तो आपने डज नॉट लगाना है, अदरवाइज सबके साथ आपने डू नॉट लगाना है। और ओके सर। ये जो आपका वर्ब होगा, आपने इसके साथ अगर एस यस का इजाफा किया हुआ है तो वो खत्म कर देना है। इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर हम वर्ब के साथ जो इजाफा करते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, ही ईट्स फूड वगैरह, तो ये जो एस का इजाफा करते हैं वो खत्म कर देना, और आगे ऑब्जेक्ट उसी तरह से ही होगा। अब मैं उसी को नेगेटिव करता हूं, जो मैंने लिखा था ही राइट्स अ लेटर, तो उसका हम नेगेटिव करके क्या लिखेंगे, ही क्या बनेगा, ही के बाद क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है? डज नॉट। बिल्कुल ठीक, ही डज नॉट। उसके बाद क्या आएगा, ही डज नॉट हाँ जी आगे क्या आएगा, राइट अ लेटर। बिल्कुल ठीक, राइट अ लेटर। आप देखें कि बाकी ये सारा वही सेंटेंस है जो पहले लिखा था ही राइट्स अ लेटर, तो देखें ही के बाद डज नॉट आ गया और राइट्स का एस खत्म कर दिया, बाकी ये आ लेटर उसी तरह ही है। तो जब भी आपने यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट के बाद आपने या तो डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है। ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट लगाना है, और अगर कोई और है तो फिर डू नॉट लगाना है। हाँ जी, अब आप ट्रांसलेट करेंगे। वो, ओके सर। हाँ, हम खत नहीं लिखते, या हम खत नहीं लिखते हैं। we do not write a we do not write a letter। ठीक है, वी डू नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, आलिया बेटे आप बताएंगे। लड़कियां लड़कियां काम नहीं करती हैं। गर्ल्स डू नॉट वर्क। ठीक हो गया, गर्ल्स डू नॉट वर्क। अच्छा, अब सिर्फ एक स्टेप रह गया कि हमने इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, यानी इसका हमने सवालिया जो है वो कैसे बनाना है। बहुत सिंपल सा है, वही पैटर्न जो मैंने ऊपर लिखा उसको मैं ले रहा हूं। इसमें ये जो डू या डज है ये शुरू में लाना होगा, यहाँ शुरू में या हम डू लिखेंगे या फिर हम डज लिखेंगे, और ये इधर से ये खत्म हो जाएगा। डू सर या, कोई हाँ मैं भी देता हूँ एग्जाम्पल। डू या डज जो है वो शुरू में आ गया है और बाकी तरतीब वही रही है, लेकिन एंड पे अब क्वेश्चन मार्क लाजमी आ जाएगा। क्या वो खत लिखता है, do they write a letter। क्या वो खत लिखता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, डू आएगा या डज आएगा? does he हाँ, डज ही write a letter। हाँ, राइट अ लेटर, और आगे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, डज ही राइट अ लेटर। अब देखिए इसी, ये जब नेगेटिव किया तो हमने कहा था ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब चेंज क्या है, वो ही डज उठाकर ही के शुरू में लगा दिया है
और नॉट अंदर खत्म कर दिया और एंड पे जब क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये बन गया क्या वो खत लिखता है। अब यूं भी सेंटेंस आ सकता है क्या वो खत नहीं लिखता है। आलिया बेटा क्या होगा? Does he नहीं do he not write the letter? Does he not write the letter? हाँ, डज ही नॉट राइट अ लेटर। जो नॉट होगा वो सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा। यानी ये जो सेंटेंस था ना कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, बस बाकी वहीं रहने दिया सबको, सिर्फ डज को उठाकर ही के शुरू में लगा दिया, डज ही नॉट राइट अ लेटर। लेकिन एंड पे क्वेश्चन मार्क डालना जो है ये ना बोलना। पंक्चुएशन का ये हिस्सा होता है, जो पंक्चुएशन होती है ना कि डॉट कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क वगैरह, तो ये चीजें उसमें आती हैं। तो डज ही राइट अ लेटर, तो ये बेटे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था इसको हमने कंप्लीट किया है। अभी पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस भी जो हैं इसका पार्ट हैं, लेकिन पहले हम पहली अटेम्प्ट में ये सारे टेंसेस जो हैं वो करेंगे। उसके बाद जो है वो नेट का थोड़ा सा इशू हो सकता है। हाँ जी अब ठीक हो गया। पहले बेटे हम टेंसेस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और इसके साथ हम जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो हैं वो भी कर लेंगे। कि ये चीजें जो हैं ये जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप इंग्लिश में देखो, आपने जितने भी आंसर्स लिखने होते हैं इंग्लिश मीडियम में सारे इंग्लिश में लिखने होते हैं। आपने कोई ऐसे लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंग्लिश पे डिपेंड करती हैं वो सही लिखी जाएं। तो हम तो यहाँ पे हमारे कोलीग्स टीचर्स जो हैं जो मास्टर डिग्रीज हैं तो उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो इंग्लिश बोलते हुए इतनी गलतियां करते हैं कि हमें शर्मिंदगी हो रही होती है जब वो इंग्लिश में बोलने लगे तो ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं ये खत्म हो जाएंगी जब आपकी अभी से टेंसेस जो हैं आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश की। फिर आपको एक तो याद करना आसान हो जाएगा, आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप उसकी पहचान कर सकेंगे जो सेंटेंस में कहा क्या गया है। जब तक आपको टेंसेस का ही नहीं पता होगा आप उसको समझ ही नहीं सकते कि वो कहने वाला क्या कहना चाहता है। तो टेंसेस के साथ साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर ये इंग्लिश की जो बातें हैं इनकी सही अंडरस्टैंडिंग होती है। कहीं पे ये होता है कि पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखा होता है और सॉरी उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा होता है और जो समझने वाला है वो उसको समझ नहीं पाता कि ये पता नहीं बात क्या लिखी हुई है। मुझे ये एक बात इसी से रिकॉर्डिंग बड़ी पुरानी जो है याद है कि एक दफा सन 2000 में हमारे स्कूल के एक प्रिंसिपल साहब थे, आर्मी के थे, रिटायर्ड, और काफी जो है वो एक्सपीरियंस थे। तो वो इंग्लिश 10th की क्लास की इंग्लिश जो है वो उनको दे दी गई थी पढ़ाने के लिए। तो एक दफा वो इंग्लिश की बुक लेकर ऑफिस में बैठे तो कुछ सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो उनको उसकी क्लियरेंस नहीं हो रही थी, मीनिंग्स जो है वो क्लियर नहीं हो रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जो एमए इंग्लिश थे उनके स्कूल में, जो हमारे स्कूल में थे टीचर, उनको बुलाया कि उनके साथ डिस्कस की, बात उनको भी क्लियर ना हुई। तो अब मैं तो चूंकि इंग्लिश तो वहां नहीं पढ़ाता था, लेकिन उन्हें मेरा ये पता था कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी रखते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया तो कहते कि ये एक सेंटेंस है इसको जरा पढ़ें। तो मैंने उसको पढ़ा, तो मैंने उनको पढ़कर जो है उसके सेंस बताई, तो फौरन उन्हें क्लिक कर गया। वो था क्या, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा था और वो इनडायरेक्ट स्पीच में था। तो मैंने जब उन्हें ये बताया बस इतना ही कि ये जो है इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, वो थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा था। तो फौरन वो बात उनको क्लियर हो गई। और अक्सर मीटिंग्स में वो डिस्कस किया करते थे कि
ये बात जो हमारे एमए इंग्लिश वालों से भी क्लियर नहीं हो पाई थी वो इन्होंने कर ली। तो ये कोई मुश्किल चीजें नहीं होती, सिर्फ बेस की बात है। आप बेस आपकी ठीक हो जाए, आगे जो भी आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते जाएंगे तो मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो बेटे पहला टेंस हमने जो किया, आपके पास कोई ग्रामर है इंग्लिश की? नो सर। अरे बेटे आपके पास तो होगी कोई ना कोई ग्रामर। को आपके पास है? नहीं सर। नहीं सर। चले मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देता हूं, यहीं से हम सेंटेंसेस ले लेते हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे। सर एज अ टेस्ट? ये प्रैक्टिस के लिए हैं जस्ट। ओके। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, ये देखें मैं अभी सेंटेंस कुछ निकाल रहा हूँ। ये देखें, यूं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप नेट पे ऑन करके ना, नेट ऑन करके उसमें निकालें सेंटेंसेस को। अब ये देखें साथ इवन के ट्रांसलेशन भी उनकी दी हुई है। ओपन हो जाए जरा, इधर गायब हो गए, ये आ गए। ये देखें, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर। देखें आई फर्स्ट पर्सन था इसलिए लव के साथ इसका इजाफा नहीं हुआ। माई ब्रदर जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है। ओके, इसे देखें, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम। तो इस तरह ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये उर्दू के दिए हुए प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। ये 15 सेंटेंसेस दिए हैं। उसके बाद फिर नीचे ये और एक एक्सरसाइज आ गई है, इसमें भी देखें 15 आए हुए हैं। फिर आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ गया, लेकिन ये भी कॉन्टिन्यूस के थे, आई प्रिंटिंग वगैरह ये कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट के सिर्फ यही हैं 15 सेंटेंसेस। तो आप जो है ये अब आपके इसमें लेक्चर में भी शामिल हो गए, वीडियो के अंदर भी, ठीक है। यहीं पे स्टिल आपके सामने जो है पेज, तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए वहाँ लेक्चर के अंदर ही देख सकते हैं। ये सब की ट्रांसलेशन भी आगे दी हुई है। कुछ जो है ना वो इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं, जैसे देखें डूबते को तिनके का सहारा, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट एटसेट्रा, तो वगैरह वगैरह। तो ये आप बेटा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह और भी आप नेट से जो है वो उर्दू इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।